जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दोस्ती जब पुरानी हो जाती है तो फिर जरूर बंदा कहता है हाँ सर ये जाग भी होता है, ये सो रहा है, ये सो रहा है, साथ वाला ये सो रही है सर, हालांकि बेचारा बच्चा जाग रहा होता है साथ वाला, है ना जी। तो दोस्ती जरा पुरानी हो तब। शुरू शुरू में पहले दिन मोबाइल मिला, सर ने कहा फाइन होगा, मैंने उस बंदे को घंटी मार दी, उसको फाइन हो गया। वो कहेगा चंगा बंदा यार, आज सलाम दो, ये तो ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। तो मैंने पूछा था सो रहे होंगे, माना नहीं उन्होंने, ठीक है ना। तो कौन कौन सो रहा था, खुद अपना बता दो, कौन कौन सो रहा था। एक काउंटिंग तो सोने देती है, मैं नहीं सोने देता, सो के तो दिखाओ जरा क्लास में, तुम्हारे में जिन निकालूं फिर। अच्छा जी, कहां थे हम, हाँ मैं जरा जज्बाती हो गया था, माजरत। तो ये रिटेन अर्निंग का कॉलम है, इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये आपकी क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो मैं लेजर क्यों बनाऊं, हालांकि ओपनिंग मैंने कल डिसाइड कर लिया था, ये क्या है रिटेन अर्निंग, ओपनिंग, प्रॉफिट पीएनएल अभी फाइनल होगा, वहां से निकल आएगा, वो क्रेडिट होगा, डिविडेंड है नहीं सवाल में, तो यही क्लोजिंग बन जाएगा। बट मैं कहता हूं एक काम हमने करना ही है तो उसी तरतीब पे आज ही डाल लें, आसानी वाली चीज, आसान सवाल में इसको डालेंगे तो मुश्किल सवालों में ये खुद ब खुद फिर होने लग जाएगा। क्या ख्याल है, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग है ट्रायल में कितनी, 400, आगे है 400, ये तो कैपिटल है बेटा जी, 170 1761। एक मिनट मैं खादिम खुद देख लेता है मैं किस लिए हूं, खादिम किस लिए, खादिम खुद देख लेता है। accumulated profit retained earning 1562, बड़ी मेहरबानी ताड़ी। हाँ जी, नहीं सर किसने बोला, कौन बोला सर, स्टूडेंट मैंने बोलना, आगे से बताओ किसने बोला सर, हाँ हाँ स्टूडेंट बोलो। वो बेचारे, मैंने क्या कहना था उसको, 1562 ओपनिंग, प्लस करेंगे इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यार ये रिक्वायर्ड तो है नहीं, पैट लिख दूं। ये साल कौन सा चल रहा है, 15 का, ओपनिंग है 1 जनवरी 15, क्लोजिंग है 31 दिसंबर 15, ऐड करेंगे इसमें साल 2015 का प्रॉफिट जो निकलेगा पीएनएल से। ये रूल मैं कल लिखवा रहा था आपको कि रिटेन्ड अर्निंग, भाई अगर बिजनेस चल रहा है तो पीएनएल तो बनना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऐड या लेस होकर रिटेन्ड अर्निंग को क्लोजिंग बनाएगा। तो डेट उसने नहीं लिखी थी, आप पे छोड़ दिया था, लेकिन अब जिंदगी भर के लिए आपको उसूल आपके पकड़ में आ चुका है कि अगर रिटेन्ड अर्निंग के साथ ओपनिंग क्लोजिंग ना लिखे तो अब हम मोहताज नहीं है। ऐसे ही हम जब फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे तो हर ऐसे आइटम के बारे में जो ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों तरह से हो सकता है उसके बारे में उसूल लिखेंगे, हम नहीं मोहताजी रखेंगे सवाल में डेट बताए या ना बताए। हालांकि वो 90% से भी ज्यादा 99% केसेस में डेट बताता है, खुद बता देता है ओपनिंग क्लोजिंग का, ठीक है। लेकिन हम इस मोहताजी में नहीं रहेंगे, सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, और अगर अल्लाह ने ना चाहा तो फिर मोहताजी रहेगी, है ना जी, क्योंकि अल्लाह जो चाहते हैं होता तो वही है। प्लस प्रॉफिट लेस डिविडेंड है नहीं, सवाल में नहीं है, पूरा सवाल पढ़ लिया तो अब फिर रह क्या गया, सिर्फ प्रॉफिट कहां से निकलेगा, पीएनएल से, वहां से प्रॉफिट निकलेगा, इधर ऐड होगा, ये क्लोजिंग निकलेगा, ये क्लोजिंग इधर आएगा, सवाल खत्म, ठीक है। अल्लाह करे बैलेंस हो जाए, चलो खैर कोई नहीं। अब सुने जी, अभी ट्रायल रहता है कुछ, कहां थे हम, पीपी हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कैपिटल हो गया, लोन हो गया, पेटेंट हो गया, परचेजेस कितना 25-42, परचेजेस आ गई 25-42, परचेजेस कहां है, ये पड़ी, तो कितना जी 2500, 127, भाई जरा नीचे ना थोड़े से तमीज के साथ है। अच्छा जी 2542 2542, जैसे फिगर्स मिलती जा रही हैं लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट सेल्स 3304, सेल्स कहां जाएंगी, कोई रिटर्न शिटर्न तो है नहीं कि नेट करना पड़े, सीधी ही सेल्स कहां चली जाएगी, मुंह पे प्रॉफिट एंड लॉस के, कितनी 3304। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, ओपनिंग इन्वेंट्री 118, किधर आएगी
भाई ट्रायल वाली हर चीज का सिंगल इंपैक्ट ना। तो ओपनिंग ये जितने ट्रायल से फिगर्स आए हैं देख लो, एक दफा नजर आए हैं। 3 एडजस्टमेंट्स हैं, जिसमें से तीसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री की नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन की है। वो सिर्फ प्रेजेंटेशन की है, लोन में कोई गड़बड़ नहीं है, लोन को सिर्फ तोड़ के दिखाना था। तीसरी एडजस्टमेंट तो बाकी रहेगी 2 एडजस्टमेंट्स, एक थी क्लोजिंग स्टॉक की, दूसरी थी टैक्स की। दोनों की डबल एंट्री नजर आ रही है आपको सवाल के अंदर। देखो स्टॉक कितने गया, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, 2 दफा नजर आया। फिर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट, 2 डबल एंट्री नजर आई है। उसके अलावा ट्रायल की सारी फिगर्स देख लो, किसी की भी डबल एंट्री। ये बचपन में उस्ताद आपको कहा करते थे कि ट्रायल वाली हर चीज का सिंगल इंपैक्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन की डबल एंट्री। सही है, आगे चले जी। आगे क्या चले, कहानी खत्म होगी। हाँ ओपनिंग 118, हाँ 180 की तरह 18 बोलो ताकि मैं गलत लिखूं, फिर मुझे मिटवा के सही करवाओ। नाफरमान औलाद, रूहानी अली। हाँ जी सवाल खत्म, ट्रायल भी सारा पोस्ट हो गया। अब सिर्फ क्या रह गया है, अब आप लोगों का काम है हूं ऐसा ही कर लेना वास्ता जे। वर्किंग्स का टोटल करें, कॉस्ट ऑफ सेल का क्लोजिंग 2533, ये कहां जाएगा, P&L के फेस पे। तो यहां पे जाके हमने लिखा वर्किंग 12533, ग्रॉस प्रॉफिट 77, उसके बाद पीपी, अच्छा हाँ ये बता दो 91, 90 कैसे क्या नहीं लिखा, लिखा हुआ है 91। नेक्स्ट पीपीई 19। अच्छा अब ये तो एक इकट्ठा पीपीई आ गया ना, अगर 3-4 भी होते ट्रायल में बिखरे हुए तो हमने यही कर लेना था। हर एक की कॉस्ट, उसकी कंप्यूटेशन, तो नेट में बुक वैल्यू हर एक की निकाल के टोटल की बुक वैल्यू, फेस के ऊपर एक फिगर। सही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। अभी मैंने फाइनल अकाउंट्स नहीं कराया, कसम ले लो मेरे से। मैंने सिर्फ आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट समझाया है, क्योंकि मैंने हर टॉपिक में एक्सट्रैक्ट्स पे जाना होता है। तो पहले नहीं करता था मैं ये, लेकिन बच्चा थोड़ा सा ना फंसता था। पिछली बार थोड़ा सा बच्चे को महसूस हुआ, तो फिर मुझे बाद में जाकर ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा था इस चीज़ को समझाने में। तो फिर इस दफ़ा मैंने वो क्या कहते हैं ना, फसाद की जड़ को पहले ही पकड़ा। मैंने कहा पहले इसको 1-2 दिन खप लेते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे फ्लुएंट चलेगा, हर टॉपिक आएगा, हर टॉपिक की साइंस उस टॉपिक में सीखेंगे, उसका इंडिविजुअल सवाल तैयार हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट्स हम हर सवाल में बनाते जाएंगे कि P&L में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है। तो बड़े सवाल के अंदर कुछ नया नहीं होगा जब हम फाइनल अकाउंट से पहुंचेंगे तो। ठीक है जी, 21, हाँ जी अब ये रहता है। ठीक है, तो 1912 किधर गया, ये 1912 इंटेंजिबल इनटांगिबले एसेट्स, वर्किंग नंबर 4 है आई थिंक, हाँ 21। कुछ रह गया नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 254 प्लस 20 माइनस कुछ नहीं। अब देखो ना, ऐसे फाइनेंस कॉस्ट, भाई ने तो अदर एक्सपेंस, फिर किसने लिखा हुआ था अदर एक्सपेंस, लिखा था ना, आपका वो भी खाली रह गया। आपके 2 खाली आ गए, मेरा 1 खाली आ गया। छोड़ दो, कोई मसला नहीं, नहीं छोड़ने का दिल का तकलीफ हो रही है, लाइन लगा के काट दो, दोनों तरह से कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। ठीक है, ये 0 ही लिखा हुआ है, मेरा 0 ऐसे अकाउंटिंग में, वो मतलब एक्सेल की शीट में आदत पड़ जाती है इस तरह का 0 देखने की। ठीक है, ये 0 ही है, 0 है। ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 274, उसके बाद टैक्स माइनस किया तो 199 आ गया, 199। ये 199 जो है ये निकला प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है, निकला और कैपिटल में जाके ऐड हो गया। कैपिटल में, ओ होश के नेज़रो, जागो, कैपिटल में नहीं होगा, मैं भी यही कह रहा हूं। ठीक है, तो इधर आ जाओ 199,
ऐड 0 माइनस 1761। किसी ने 4 बोला, ये छेड़ देते नहीं हो मैंने तुसी सारे रल के। 400 हो गया रिटेन्ड वाली अर्निंग्स। अच्छा ये तो मैंने अब ऐसे ही वर्किंग बना दी ना, चेनी कुटी बना दी। असल में चेनी कुटी नहीं बनानी थी, आपको सिर्फ ब्रैकेट में इतना सा करना था 1562 प्लस, ये ऐसे लिखना था आपने 1562 प्लस 190, बस कहानी खत्म। आपने ये करना था, ये तो मैंने वैसे ही कुछ आगे करना था तो मैंने कहा चलो बुनियाद डाल दी इसकी भी। चेनी कुटी है ना सिलेबस में, बस इसी के अंदर चीजें आएंगी, शेयर नए इश्यू करेंगे, डिविडेंड आएंगे मुख्तलिफ तरह के, तो बुनियाद तो पड़ गई, अब बीच में चीजें ऐड ऑन करते जाएंगे एक एक करके जब वक्त आएगा। तो ये तो मैंने इसलिए बना दी, दिस वॉजंट रिक्वायर्ड, ओके ये रिक्वायर्ड था। खैर अब तो चूंकि बन गई है इसलिए मैं इसको वर्किंग नंबर 5 का नाम भी दे रहा हूं, इसको यूज भी कर रहा हूं 17। अच्छा अब अच्छी प्रेजेंटेशन तो ये कि नॉन करंट को ऐड करो, फिर करंट को ऐड करो, फिर टोटल करो, एडी जगह मेरे को नहीं है, इसलिए मुझे गिरैंड वाला टोटल कर दें, गिरैंड वाला। या अल्लाह खैर जिक्र पे लग जाए जी, कुछ 2-4 बच्चे हैं, बैलेंस शीट टैली हो जाए 23। आपने कोई कैलकुलेशन गलत की तो बिस्ती मेरी हो जानी है, फिर मुझे देखना पड़ेगा। ये सारा कुछ टोटल किया तो नो, पर्चे में ऐसे करना है आपने, बैलेंस हो जाए ना, ओ नो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, चलो अगला सवाल करें। और अगर बैलेंस ना हो, यस बैलेंस नहीं हुआ, और फिर अगला सवाल करें। मतलब कहने का ये है पर्चे में सवाल बैलेंस हो बैलेंस शीट का, चाहे ना हो, आगे जाना है, इसको रुक के नहीं देखना। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट आपको इजाजत है, ये देख लो कोई चीज मिस तो नहीं होगी लिखने से, कोई टोटल तो गलत नहीं हो गया, 1-2 मिनट में मोटी मोटी बात देखकर नहीं समझ लगी, जो नंबर लेने थे वो ले चुके। एक चीज प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाए तो बैलेंस तो टैली नहीं होता। अगर ढूंढने बैठोगे तो 15-20 मिनट में भी नहीं मिलना, मिल भी जाए तो 1-2 नंबर मिल जाएंगे, वो 15-20 मिनट में अगले सवाल के आसान 15 नंबर मिल जाने आपको। तो क्या करना है आपने, बैलेंस हो जाए तो ओ नो चलें आगे, और अगर बैलेंस ना हो तो यस और चलें आगे, तो ओ नो चलें आगे। ले जी ये था आपका कुछ भी नहीं, फाइनल अकाउंट्स तो अभी शुरू नहीं हुआ ना, करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। गालिबन 60-70 लेक्चर्स हो चुके होंगे, या 60 हो चुके होंगे या 70, अभी प्लान नहीं किया, मोटी मोटी प्लानिंग शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ये 50 के बाद ही फाइनल अकाउंट्स ने अब आना है, ये अब के बिछड़ेगा तो ये 50 लेक्चर्स के बाद जाके मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये बुनियाद डालनी हमें जरूरी थी, क्योंकि हर टॉपिक में हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने, और एक्सट्रैक्ट्स क्या है ये तो मैंने कल बता भी दिया था आपको। एक्सट्रैक्ट्स क्या है, 1 मिनट एक फोटोग्राफर हो 1 मिनट। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब ये है कि जैसे पीएनएल है, उस सवाल के अंदर डेफिनेशन आ गई, अब आपने पीएनएल में सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, पूरा पीएनएल तो नहीं बनाना, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट में क्या आना है, उस एसेट की बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेफिनेशन करके। तो पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट बनाए, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसकी पिक्टूरे ले लें, पिक्टूरे यू नो द मीनिंग ऑफ पिक्टूरे। अल्लाह एक तो इतनी जल्दी क्लास खत्म हो जाती है, समझ ही नहीं आती हैं, कल से ठीक है भाई। जोहर का टाइम ना हम 2:15 किया हमने, आज जरा अटेंडेंस देखते हैं जोहर में। इधर सर उमर को कहा है, हाफिज साहब है ना यार, अब इमाम बन जाओ हमारे, तो आपकी अटेंडेंस देखते हुए फिर सफ़ों का बंदोबस्त करूंगा यहाँ पे। पूरे 2:15 क्लास वुजू करके बैठा करेंगे, क्लास बावुजू पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है आप लोग भी। तो 2:15 बजे यहाँ पे फिर देखते हैं कितनी जगह बनानी है, आप लोगों के आने पर ही पता लगेगा कितनी जगह बनानी है। भाई ज़रा वैसे बुला लें ज़रा नईम साहब को, थोड़ा अच्छा गुमान रखते हैं। समझो जी, यहाँ पे जमात 1:30 बजे जमात होती है ना, हमारी क्लास का टाइम 2:15 पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर जमात किया करेंगे पीआरसी कैंपस में ना, सफ़े बिछा के, ठीक है ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 के अंदर मसला है एक्रूवल्स का। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने एक्रूवल्स ना पढ़े हो हाथ खड़ा करे,
देखें मेरी क्लास में शर्म नहीं करनी है आप लोगों ने, मैं इस चीज को बिल्कुल बुरा नहीं समझता। आप ऐसा मौजदा कर चुके हैं, यहाँ पे पहुंच गए और रूल्स नहीं पढ़े, कोई मसला नहीं है, ये तो अल्लाह का इनाम है, आप पे खास इकराम है। मैंने एक्रूवल करवाने भी हैं, मैंने एक्रूवल करवाने भी हैं, क्योंकि जहां कहीं से करके आए हैं सब जगहों पे सही होते हैं, लेकिन क्लास के अंदर 4-4 5-5 तरीके तो नहीं चल सकते कोई काम करने के। तो हम अपना एक तरीका रख लेंगे जिसमें हमने सारे सवाल करने होंगे आइंदा जितने टॉपिक्स में आएंगे, मैंने करवाना भी है। ये सब बातें करने के बाद फिर एक बार मेरा सवाल है, कोई ऐसा बचा जिसने एक्रूवल नहीं किया हुआ आज तक जिंदगी में? एक चले, इसका मतलब ये दोनों सवाल आप ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों सवाल मस्ट नहीं है, ये दोनों सवाल ऑप्शनल है, तब तक जब तक कि मैं ऑफिशियली एक्रूवल्स का टॉपिक आपको करवा नहीं देता। अच्छा कोई पता कोई नहीं, लगता मूड मेरा बड़ा कर रहा है कि हम एक्रूवल ही शुरू कर दें, जैसे अब टाइम रह गया थोड़ा, ठीक है, तो हो सकता है एक्रूवल ही शुरू कर दें और आज और कल का दिन एक्रूवल पे लगा दें, और फिर IS 16 बेचारा जो है ना सही आगे 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 निकलता जा रहा है। तो एक्रूवल, बैड एंड डाउटफुल डेट, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो पूरे नहीं करवाने मैंने। बैड डाउटफुल डेट बिल्कुल भी आप ना समझिए 5-6 दिन लगा के आते हैं आप, वो आपको पूरा सवाल उसमें से आने की उम्मीद होती है, इस वजह से आप लगा के आते होंगे, ठीक है, ज़्यादा नंबर। यहाँ पे एक आधी एडजस्टमेंट है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो ये टॉपिक्स हैं, अब हो सकता है ये अभी के अभी साथ ही हो जाएं, हो सकता है ये डिले भी हो जाए, डिपेंड करता है। फिलहाल तो ज़रा सवालों को पढ़ते हैं, क्या ये सवाल आपसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मेरे प्लान पे ना जाया करें, मैं तो प्लान कुछ करके आता हूँ, लेकिन आपकी क्लास जहाँ पे लेके जाती है मैं उधर चलता जाता हूँ, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उस वक्त। अल्लाह की तरफ से जो आमद हो रही थी ना वो ज़्यादा बेहतर हो रही होती है। IS 16 मेरा प्लान था कि आज शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा था, सवाल करते आपको समझ आ रही थी। ये अब आगे पूरा पूरा सिलेबस ये साथ चलनी है चीज़ें, तो कोई नहीं, ये टाइम वो कहते हैं ना महंगा रोए एक बार सस्ता रोए, तो हम एक बार रो लेते होते हैं, जैसे आज रो लिए। सवाल पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2, मैं रो नहीं रहा, मतलब मिसाल दी है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2007 एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एट दैट डेट, ठीक है जी। 28 फरवरी ईयर एंड हो सकता है, हो सकता है फाइनेंशियल ईयर किसी भी वक्त एंड हो सकता है, कैलेंडर ईयर दिसंबर में एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर तो किसी भी वक्त एंड हो सकता है। जैसे आपका टैक्स ईयर, टैक्स तो पढ़ ही रहे होंगे साथ, टैक्स ईयर जो है वो 30 जून पे एंड होता है, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर, कोई ईयर मतलब 12 महीने, फाइनेंशियल ईयर किसी भी 12 महीने का नाम हो सकता है। जैसे यहाँ पर यकम केड़ा है, ये कौन सा है, किधर गया सवाल, हाँ, ये 28 फरवरी पे अगर एंड हो रहा है तो इसका स्टार्ट होगा यकम मार्च, तो यकम मार्च से 28 फरवरी इनका साल चलता है। यकम मार्च 28 फरवरी, किसी एक साल में 29 फरवरी भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसको छोड़ दें, अब वो गलती ना निकाल लेना आप मेरी। ओके, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ आर गिग्स एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 28 फरवरी 2007। क्लोजिंग ट्रायल है, ठीक है। परचेजेज एंड से, ये क्या परचेजेज एंड सेल्स, अब क्या करें यार, ये परचेजेज होगी 157, अकड़ बकड़ कर लेते हैं, पता है ना हमें, पता है ना इनकम्स की नेचर क्रेडिट होती है और एक्सपेंसेस की डेबिट, तो परचेज इज लाइक एक्सपेंस, अगर कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ तो एक्सपेंस ही कह लें उसको, ठीक है, डेबिट नेचर का आइटम है, और सेल्स इनकम क्रेडिट, तो इसलिए ये देख लिया आपने, कर लेंगे, रेलेवेंट जगह पे पहुंच जाएगा। फिर कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये कंपनी की अकाउंटिंग नहीं है जो भी करके आए हैं, ये अब आपका बिल्कुल इंट्रो वाला सवाल आ गया। यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, यहाँ पे आप वो कैपिटल ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स नहीं करते होते थे, वही करना है। बस मेरी फरमाइश ये है कि ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स की बजाय कैपिटल का लेजर बनाकर एक बैलेंस ले जाना। बाकी ये फरमाइश मैंने सिर्फ इस सवाल के अंदर सोल्यूशन में चेंज करके वो लिख दिया है, तीसरे को मैंने वैसे ही रहने दिया कि आपको कंपैरिजन में नजर आए कि हाँ हाँ बात तो वही है, बात तो ठीक है। बहरहाल ये ओपनिंग है, डेट लिख दी गई। अच्छा मैं कहता हूं फॉर इंस्टेंस डेट मिसिंग है और इंडिविजुअल की काउंटिंग हो रही है, इसलिए कैपिटल में ही प्रॉफिट ऐड होता है, कैपिटल से ही ड्राइंग्स लेस होती हैं। तो मेरा सवाल, ये कैपिटल अकाउंट ओपनिंग है या क्लोजिंग, ये कैसे पता लगा? नहीं, ड्राइंग्स तो बहुत छोटी चीज है, ड्राइंग्स तो तस्वीरों को कहते हैं ना। अच्छा
ड्राइंग्स, तस्वीरें, ड्राइंग्स तो बहुत छोटा रूल है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अगर ड्राइंग सवाल में हुई ही ना, मतलब इस भाई ने ड्राइंग्स की ही ना होती इस साल में, तो ड्राइंग्स तो ट्रायल में ना नजर आती हैं, तो क्या कहते हैं इसको, क्लोजिंग। तो कमजोर रूल पे नहीं चलना, मजबूत रूल क्या है, इनकम एक्सपेंसेस ट्रायल में बिखरे हुए नजर आ रहे थे। परचेजेस सेल्स पड़ी हैं, नीचे देखो रेंट है, वेजेस सैलरीज हैं, डिस्काउंट्स हैं, डिलीवरी एंड एसेट होता है, रैप्टा कराऊंगा मैं, अच्छा, रनिंग कॉस्ट, बैड एट रिटर्न ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हाँ जो भी खर्चे हैं ये बिखरे पड़े हैं ट्रायल में, मतलब अभी पीएनएल बनेगा, पीएनएल बनेगा तो इनकम, ये प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, वो निकलेगा कैपिटल में ऐड होगा तो वो क्लोजिंग बनेगा। ड्राइंग्स तो कमजोर चीज है, हाँ नो डाउट ड्राइंग्स भी माइनस होंगी जब हम अल्टीमेटली पहुंचेंगे वहां पे, ठीक है। तो लेकिन उसने लिखा हुआ था, हमारा रूल तो, हम तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए खुद को तैयार करते हैं ना, ठीक है, तो हमारा रूल तो हमारे सामने है। अच्छा, ऑफिस फर्नीचर इज अ नॉन करंट एसेट। अच्छा, अब अच्छा होता कि इसके साथ लिखता कि ये ऑफिस, ये सवाल की कमजोरी है, मैंने देखा था फिर मैंने कहा छोड़कर ही ये बताऊंगा बच्चों को, ये सवाल की कमजोरी है, ठीक है, कि फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर इसके साथ लिखना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अब साथ ही आ रहा है तो उसी का ही होगा। भारत सवाल की कमजोरी है, इतना ऑब्वियस होना नहीं चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है। मैं एनीवेज मैंने लिख दिया आपके लिए। फिर रेंट इज एन एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस, डिस्काउंट्स एक्सपेंस है, इनकम भी हो सकती है। ये तो पुराना सवाल है, एक चीज मैंने चेंज नहीं की लगता सोल्यूशन में, आप तो पढ़ चुके हैं, बहुत पुराना, मैंने इंट्रो का बहुत पुराना सवाल उठाया, चले खैर अच्छा हो गया। डिस्काउंट अगर आपने अलाउ किया है तो ये एक्सपेंस, और अगर आपने रिसीव किया है तो इनकम। अब अदर इनकम जिसने बोला सही नहीं बोला, हालांकि हो सकता है सवाल में अदर इनकम ही हो सोल्यूशन में, ठीक है ना। तो बहरहाल रूल बदल चुका है, IFRS 15 रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है जो आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ते हैं आप लोग, आपके सिलेबस में नहीं है, उसने आकर एक रूल चेंज किया था। पहले ज़माने में ऐसा ही होता था कि सेल्स अलग आती थी और सेल्स, ये सेटलमेंट डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट, जो सेटलमेंट डिस्काउंट आप अलाउ करते थे वो अदर एक्सपेंसेस में अलग आता था। तो IFRS 15 ने आके कहा ये सही ड्रामा है, 100 रुपये की सेल बुक करो उधार पे करके, उसके बाद उसको 5 रुपये माफ कर दो, नीचे एक्सपेंस शो कर दो, सेल ऊपर 100 नजर आ रही है तो सेल ओवरसेट ना करो, बल्कि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को सेल में से ही नेट करो। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम को भी परचेज में से नेट करते हैं। अब अल्लाह करे सोल्यूशन में ऐसा हो, ना हो जाते फिर सोल्यूशन में कल दोबारा दूंगा, तुम ट्राई कर लेना, वैसे जरूरत दोबारा के देने की जरूरत है। डिस्काउंट्स, अच्छा अब देखो ये दो डिस्काउंट्स हैं, एक 820 है, दूसरा 160 है, तो 820 डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हो गई। ओ सॉरी, आपको कैसे पता लगा? डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड पर इनकम्स होती हैं। चलें जरा सोल्यूशन पे नजर मार लूं यार, देखा वही हुआ ना जिसका डर था। चलें जी, आपने इसको अब सही करना है। कैसे सही करना है? ये 820 और ये 160 यहां अलग नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। ये मैंने देखो ना सोल्यूशन को नजर नहीं मारी, है बहुत पुराना, ये इंट्रो का सवाल उस वक्त है जब पिछली पॉलिसी से भी पहले बस होता था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपका कैफ लेवल पे होता था, ठीक है ना, उस वक्त का सवाल है। अब इससे सिंपल सवाल मुझे मिल नहीं रहा था कहीं से, बड़ी मुश्किल से ये भी मिला है, क्योंकि आपकी तो किताब के अंदर सारे सवाल कंपनी अकाउंटिंग के, और इस लैरी वाले सवाल के बाद तो हर सवाल में डे एडजस्टमेंट टॉपिक्स की, कहीं इंटेंजिबल के एडजस्टमेंट आ रही, तो इसलिए मुझे ये सबसे सिंपल सवाल लगे, मैं निकाल लाया। माजरत चाहता हूं, इसको सही कीजिएगा आप सोल्यूशन में, फर्क नहीं पड़ना, आंसर वुड बी सेम, फुटिंग वगैरह, ठीक है ना। करना क्या है आपने, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को यहां पर आपने सेल में से नेट करके शो करना है। तो होगा क्या, यहीं पे अभी सवाल का सोल्यूशन सही कर लेते हैं ना। 157 165 माइनस 823, ये नईम साहब को मैंने क्यों बुलाया था, हाँ नईम साहब हमारी ना बच्चों की क्लास खत्म होनी है 2:15 बजे, हमने नमाज पढ़नी है, कहाँ पढ़ेंगे हम? सीढ़ियों के पास तो हम नहीं पूरे आएंगे। आप ऐसा करें कि जरा जगह देखें, कुछ सफ़े लगा के ना कहीं पे देखें तो सही, को फिजिबिलिटी तो बनाएं, अजर मिलेगा बड़ा। ऐसे 3-4 सफ़े तो कम से कम हो। कौन कौन इंशाल्लाह 2:15 वाली जमात पढ़ेगा? ये काफ़ी सारे बच्चे हैं यार, 50-60 बच्चे हो जाने, जितने हो गए नहीं तो फिर 2 जमात करा लेंगे। हाफिज है कोई हमारी क्लास में हाफिज कि मैं इतना सारा अल्लाह हाफिज है? जाए आप तो करें।
कुल्लू वाला क्या हाफिज है सारे। अच्छा जी, दे बताएं जी, आंसर बताएं। अच्छा इधर देखें, इधर देखें, मैं ना इसको चेंज कर रहा हूं यहीं पर ही, ये सोल्यूशन पिक्चर ले लेंगे, सही हो जाएगा। बुलाओ, बोलो भाई बोलो। हाँ 1 5 3 4, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल में भी मसला है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये इनकम के तौर पे नहीं बल्कि परचेज में से लेस करना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वर्किंग बना ली, लेकिन ये ख्याल नहीं किया। असल में मैंने ट्रायल देखा ही नहीं था, ट्रायल देख लेता तो फौरन नजर आ जाता। मैं कहा बच्चे कर लेंगे। परचेजेस, इधर देखो जी, परचेजेस की फिगर है 92800। ये ट्रायल से आपको मिलेगी इंशाल्लाह। सोल्यूशन तो आपने वैसे ही बाद में देखना है ना, और वैसे भी आपकी बैलेंस शीट टैली हो जानी। आपने कहना ठीक है कुछ नहीं, हम तो टोटल सही है, हमारा कोई जरूरत नहीं देखने की भी। फिर भी मैं आपको, अपने जैसा कोई बच्चा मेरे जैसा भी होता है ना नालायक सा, उसके लिए मैं ये कर रहा हूं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम इस रिलेटेड एक्सपेंस में से नेट करें, कितनी? 1। अब जरा बताएं इसका आंसर क्या बना? 92,600। ये जी दूसरा चेंज आ गया, इतना छोटा चेंज नजर ही नहीं आया, 600, ठीक है। इसकी वजह से ये भी चेंज हो गया। बोलो क्या आता है? आज के दिन में हो जाएगा 94 तो है ना, 360। चलो जी, सवाल का सलूशन सही हो गया। कर लो और कर लो और हैंड आउट पे कर लो। वर्किंग नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 के सलूशन में परचेज में ये चेंज करो, ये चेंज करो। साइड पे लिख लो ना, आप तो ऐसे नहीं कर सकते ना चेंज, ब्रैकेट में लिखो, साइड पे लिख लो आंसर और ये लिख लो डोने, सॉरी डन। नहीं ना लिखा? हाँ हाँ करी जाओ, बस लिखना मत। लिख रहा हूं और मैं जानता नहीं मैं कौन हूं। अल्लाह माफ करे, ऐसे अल्फाज नहीं बोलते होते। लेकिन मुझे एक लतीफा याद आया जिससे मैं कह रहा हूँ, कहते हैं ना वो ट्रेन में जा रहे थे, एक बंदा बर्थ पे लेटा हुआ, जो बंदा भी चढ़े देखे भाई इधर जगह दे, ओ तुम जानता नहीं मैं कौन हूं। दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, चौथे पे कोई इस भाई जैसा चढ़ा, ओ मैं जानता नहीं मैं कौन हूं। कौन है तू? मैं बीमार हूं। तो उस तरह वाली बात कर रहा था मैं। भाई आप माइंड ना कर देना, ठीक है ना। टाइम इतना होता है, जल्दी जल्दी लतीफा सुनाना पड़ता है। हाँ भाई हो गया 94,360। तो 94,360 कितने गया? ये 94,360 यहां पर लिख लेंगे हम 360। ठीक हो गया। तो ये जनाब आपकी कुछ अदद चेंजेस हैं, कुछ अदद जिस वजह से आपका जीपी चेंज होगा। कितना बनता है? 61,985। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ना जी यहां से इसको क्या कर दें आप, रिमूव डिस्काउंट अलाउड। ये क्या हुआ, एक रंग आ गया, चीटा रंग करें, चीटा। डिस्काउंट अलाउड इज नो मोर अलाउड हेयर, ठीक है। एंड इसका मतलब अदर इनकम का वजूद ही खत्म हो गया, सवाल में है ही नहीं। डिस्काउंट रिसीव्ड भी यहां नहीं आना, ठीक है। बस अब ये एक टोटल चूंकि कर दिया है तो इसको भी चेंज करा ही दो फिर। 38048। लेकिन मजे की बात यह है कि नेट प्रॉफिट पे तो कोई असर नहीं पड़ना, चेक कर लो। वही है ना, एक एक्सपेंस अलग बुक किया हुआ था, अलग करने की बजाय उसको इनकम में से नेट कर लिया। एक इनकम अलग बुक की हुई थी, वो इनकम अलग बुक करने की बजाय उसको रिलेटेड एक्सपेंस में से नेट कर लिया। तो प्रॉफिट पे क्या असर पड़ना है? प्रॉफिट पे कोई असर नहीं। असल में ना लोग यही तो करते थे। देखो ना अब इससे पहले क्या था, यहां पे सेल ज्यादा नजर आ रही थी, नीचे एक एक्सपेंस बुक किया हुआ था, तो लोग ये करते थे कि वो ऐसे ही बस उधार पे चीजें बेच कर कहते थे यार कोई नहीं बाद में डिस्काउंट ले लेना, अपनी सेल्स को ओवरस्टेट कर जाते थे। स्टैंडर्ड ने आईएफआरएस बना के इसी को पकड़ा, देखा है जी नहीं काम चलना, डिस्काउंट अलाउ किया है तो उसको सेल में से ही नेट करके शो करो, ताकि सेल एक ऐसी फिगर है कि देखते ही ये कंपनी के बारे में राय कायम करता है, बताओ इतना टर्नओवर, इतना रेवेन्यू, बड़ा रेवेन्यू है इस कंपनी का। तो इस चीज को फिर गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं लोग ज्यादा। तो पूरा एक स्टैंडर्ड इस पे बना हुआ है जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे आप जाके इंशाल्लाह, 12-13 दिन लग जाते हैं उसमें।
सवाल भी आता है 15, 16, 17 नंबर का वहां से, जबरदस्त स्टैंडर्ड है। हाँ जी, हो गया सवाल सही, ठीक है। अच्छा जी, हैं नहीं, यहां लोग आते अपनी मर्जी से, जाते मेरी मर्जी से। जाएं कहां थे हम, बीच में डिस्काउंट आ गया था। चलें, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ओपनिंग स्टॉक, प्रोविजन ओपनिंग आ रही है, डिलीवरी वैन नॉन करंट एसेट है, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी साथ है। वैन रनिंग कॉस्ट इज एन एक्सपेंस। अब ये वैन डिलीवरी वैन है तो ये सेलिंग एक्सपेंस हुआ ना, ये क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, एक और मसला भी इन सॉल्यूशंस में होगा, ये भी आप खुद ही कर लीजिएगा। एडमिन एक्सपेंसेस की हेडिंग दी हुई है, चलो अच्छी बात है। एक्सपेंसेस के अंदर अलग अलग, बहरहाल इसको इंट्रो की तरह से कर लें। जो करवाना है ना, मैंने R1 में FAR में वो मैंने आपको शुरू करवा भी दिया है, वो सवाल मैं खुद करवाऊंगा भी। ये सिर्फ आपका जरा हाथ सीधा करने के लिए, इनकम स्टेटमेंट होती थी, बैलेंस शीट होती थी, उसके ठीक है। अच्छा, बैड रिटर्न ऑफ और प्रोविजन के अंदर इंक्रीज भी है, तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, एक्रूवल की एडजस्टमेंट है, प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट है, रनिंग कॉस्ट भी पेएबल है, प्रोविजन को इंक्रीज करना है, और डेप्रिसिएशन इतनी इतनी आएगी। तो इस सवाल को ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है। इससे अगला सवाल जो है वो भी कुछ ऐसा ही सवाल है, इसको भी आपने, इसको रहने दो फिलहाल, ज्यादा हो जाएगा काम, ठीक है। आपने ये करना है, असल में सवाल तो क्वेश्चन 1 ही है जो आपने करना है आपके सिलेबस का, साथ में वैसे ही क्वेश्चन 2 कर लेना, 3 अभी नहीं करना, जब करना होगा मैं बता दूंगा, करना भी है या नहीं करना है बता दूंगा, ठीक है। बस 2 कर लेना, ऐसे ही काफी है, थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक्रूवल करना पसंद करोगे या IAS 16 शुरू करें? ले, एक्रूवल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पे उसने आना है। अगर IAS 16 आलू है तो एक्रूवल भी मटर है। जैसे आलू हर सब्जी, हर गोश्त, हर जगह पे फिट हो जाता है, वैसे ही मटर भी काफी जगहों पे नजर आएगा आपको, सही है ना। तो IAS 16 और एक्रूवल दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो IAS 16 के लिए ना टाइम कम बचा हुआ है। हाथ खड़े करें जो बच्चे कह रहे हैं एक्रूवल करा दें, करना ये भी है हमने वैसे। हाथ खड़े करें वो बच्चे जो कह रहे हैं IAS 16 करा दें, शुरू करा तो दें, पता नहीं 15, 16, 17 कितने दिन लगते हैं, ठीक है। जैसे मेरा दिल करे, मेरा दिल तो यही करेगा कि जो नोट्स बने हैं फिर वही पढ़ाऊं, तो आ जाए फिर। अब 10 मिनट में आपने क्या पढ़ना है IAS 16, चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, हैं जी। अच्छा जी, कुछ बातें, टैक्स प्रॉफिट पे लगता है, सेल पे नहीं लगता, टर्नओवर टैक्स देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है, कंपनी क्या चाह रही है। स्टैंडर्ड ने तो आकर इसको पकड़ लिया ना, क्योंकि स्टैंडर्ड सारी दुनिया के लिए बनता है, तो सारी दुनिया में पता नहीं टर्नओवर टैक्स है या नहीं है। बहरहाल जरूरी तो नहीं है टर्नओवर टैक्स भी हो, छोड़े इस बात को, सादा बात, स्टैंडर्ड ने ये कहा है, आपने बस कर दिया है, ओके। स्टैंडर्ड ने और भी बहुत कुछ कहा है, CR में जाके पढ़ना, पूरा स्टैंडर्ड जो रेवेन्यू पे बना दिया उन्होंने, इस एक फिगर के ऊपर पूरा स्टैंडर्ड। अच्छा जी, अगर आप लोगों की बातें होगी आपस में तो आगे शुरू करें बात, चलो। अब आपका अपना ऑप्शन दिया आपने जो लिया है, अब घर पे आपको सवाल करते हैं एक्रूवल तंग करें तो मुझे कल पे पूछना नहीं है, ठीक है ना। कल तो IAS 16 से करना है बस, उसमें अब टाइम और नहीं दे सकते हम। IAS 16 में 15, 16 दिन, 17 दिन लग जाते हैं, ठीक है, तो वो करना है अभी, ठीक है। चले जी, फिर ऐसा करें, एक्रूवल का सवाल तो मेरे पास कोई नहीं है अभी, लेकिन एक्रूवल की डिस्कशन बाद में ही करेंगे, आ जाओ। ये मैंने इसलिए एकदम से डिले किया क्योंकि एक्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माना, लेकिन सबसे पहले IAS 23 में इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल शुरू होता है, और फिर फाइनल अकाउंट्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, सिंगल एंट्री में, NPO में, अगले टॉपिक्स में है। तो ये ना हो आज पढ़ा दूं और फिर वहाँ जाते जाते आप भूले हों, इसलिए थोड़ा मैं डिले कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आ जाए ठीक है, ना आए तो कल मुझे सवाल पूछ लेना, किसी एक्रूवल के एडजस्टमेंट में मसला हो तो, ओके। तीसरा करना नहीं है फिलहाल। IAS का मतलब क्या होता है जी, कोई बता दे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो ट्रीटमेंट यहाँ पे बैठा अब्दुल्ला कर रहा है, वही ट्रीटमेंट युगांडा में बैठा हुआ बशीर भी कर रहा है, और वही ट्रीटमेंट
आयरलैंड में बैठा हुआ डेविड भी कर रहा है, और वही ट्रीटमेंट कनाडा के अंदर बैठा हुआ माइकल भी कर रहा है। इंटरनेशनली ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जो सारी, इसीलिए तो आपकी मोबिलिटी भी है इंटरनेशनली। सीए कर लें, 5-6-7 साल प्रैक्टिस अपनी कर लें, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो जाए, आपको इंग्लैंड वाले अपना सीए भी बना लेंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले अपना सीए बना लेंगे, कनाडा, क्योंकि और उनको भी यहाँ पर इसी तरह से रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स उनके होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमने ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स पढ़ने होते हैं, ये सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में तो नहीं, खैर कुछ एरियाज, कुछ इलाके, कुछ रीजन्स हैं जिनमें अभी तक यूएस गैप्स वगैरह भी चल रहे हैं। बहरहाल उन्हीं को ख़त्म करने के लिए ये IFRS का सिलसिला शुरू हुआ है। पहले आया करते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IAS 41 तक ही आए थे, एग्रीकल्चर जो आपका नया मेहमान आया है। उसके बाद फिर अब IFRS आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो IAS का नंबर 16 है, नाम है इसका टोट बटोट नहीं, इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड, अच्छा पता नहीं अब आपके चैप्टर का नाम तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंट्रो में नहीं होगा, हाँ, एसेट एंड डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन, कुछ इस तरह का नाम होगा। असल में वो यही इसी की बात हो रही थी, लेकिन चूंकि बुनियादी बातें थी, सिर्फ आपको एसेट को खरीदना, उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आई थिंक बताई गई होंगी, उसको डेप्सिट करने का तरीका बताया होगा डिफरेंट मेथड्स के साथ, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस वगैरह, ठीक है। अब उससे अगली बातें शुरू होंगी। एसेट को बेचना आपको नहीं सिखाया जाता इंट्रो में, डिस्पोजल नहीं है इंट्रो के अंदर, जहाँ तक मेरे इल्म में है डिस्पोजल नहीं है, अब आ जाना चाहिए वैसे। अच्छा चलें, तो डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे हम एसेट को बेचना भी सीखेंगे, बेचने पर नफा नुकसान जो आता है उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर एसेट्स को बेचने के कई तरीके हैं, सेल के थ्रू बेचें या अदली बदली कर लें, एसेट्स एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन कर लें, ठीक है। एसेट जल भी जाया करेंगे हमारे, चोरी भी हो जाया करेंगे, तो ये डिस्पोजल की मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो डिस्पोजल ऑफ एसेट हम देखेंगे। फिर यहाँ पर हमने एस्टीमेट चेंज, एक कॉन्सेप्ट है चेंज इन एस्टीमेट का, उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। और उसके बाद जो मेन चीज़ जो लाजमी टेस्ट भी करता है IAS 16 के साथ जोड़कर, IAS 16 की ही है रीवैल्यूएशन मॉडल, जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मॉडल है। इसके बाद फिर IAS 16 का नोट है, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इसी टॉपिक के ऊपर लगता है आपका, पूरे FAR के अंदर इतना टाइम और किसी पे नहीं लगेगा। मैक्सिमम भी कोई हद जाएगी तो 11-12 लेक्चर्स तक कोई टॉपिक्स जाएंगे, जैसे सिंगल एंट्री चला जाता है 10, मेरे ज़हन में 10 लेक्चर्स हैं सबके, लेकिन प्रोविजन में रखा करता हूँ 10 से आगे 11, 12, 13, क्योंकि मेरी क्लास की बहरहाल तरतीब जो स्पीड जो होती है वो बच्चों के फीडबैक के हिसाब से चलती है। कोई भी टॉपिक जो है, तो उस्ताद तो फीडबैक पे ही चल रहा होता है ना, आपके लाइव फीडबैक पे। तो अगर आपको कोई टॉपिक कंफर्टेबल हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, जब तक नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है। हम सैटरडेज भी हमारे पास हैं ऑन करने के लिए, जो मैंने एडमिशन देते हुए आपको बता दिया था। आफ्टर रिजल्ट आखिरी महीने में सैटरडेज जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऑन कर लेंगे। अभी तो हमारे पास सैटरडे ऑफ, ठीक है ना, तो ये भी ऑन कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, लेकिन हम स्पीड नहीं लगाते होते, माजरत के साथ। गियर एक ही है मेरी गाड़ी का, ठीक है ना, हाँ, वो एक ही स्पीड पे चलेगी। जब तक कोई टॉपिक कंक्लूड नहीं होगा, समझ नहीं आएगी, तब तक आपको मैं अगले टॉपिक पे लेकर नहीं जाया करता, ठीक है। इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं पता कि हम 5 डेज अ वीक पढ़ने जा रहे हैं। वाह अच्छा, ये कैसा लगा सरप्राइज आपको यार? जैसे कितने तुम लोग काम चोर हो ना, है ना, काम ज्यादा करना पड़ेगा। ये तो बस पहला दिन था, कल तो चीजें ही पूरी नहीं थी हो रही मेरी। आज हम कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं, और फिर कल से तो मोटरवे पे चल जाएंगे हम, ठीक है। तो चलते चलते इंशाल्लाह इसको 15, 16, 17 जितने दिन लगेंगे, इसको हमने उसमें लपेटने की कोशिश करनी है। लेकिन अगेन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपने मेहनत पूरी रखनी है, लेकिन दौड़ नहीं लग सकती। मैं ये नहीं कर सकता कि बस ये टॉपिक पे 10 दिन सोचे तो 10 दिन हो गए, समझ आया नहीं, आगे चले जाएं। किसी पे 10 सोचूं तो 12 भी लगा देता हूँ, किसी पे 10 सोचूं तो 11 भी लग जाता है, किसी पे 10 सोचूं तो 13 भी लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी पे 10 सोचूं तो 9 लगे, ये मेरे साथ आज तक हुआ कभी नहीं। मैं क्या अपनी बात बता रहा हूँ आपको। तो इन एनी केस बहरहाल ये स्टैंडर्ड हम करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर मैं क्विकली आपको थोड़ी सी रिवीजन कराना चाह रहा हूँ आपके बचपन की, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपने एसिड की कोई डेफिनेशन पढ़ी होगी। एसिड किसे कहते हैं जी? एक ऐसे रिसोर्स को जिससे फ्यूचर में
अब थोड़ा बड़े हो गए आप, बिल्कुल ये ऐसी ही बात है कि एसेट आपने खरीदा तो आपने उसको एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री नहीं कर देनी, क्योंकि एसेट से अगर फायदा कई साल के ऊपर फैल कर आ रहा है, अगर आपने आज ये एसी इंस्टॉल किया है अपनी दुकान में, तो अगले 5 साल तक ये एसी आपकी दुकान में इंस्टॉल रहेगा, चलता रहेगा और फायदा देता रहेगा। अब अगर आपने ये एसी 2 लाख का आज खरीदा है, तो क्या सारे का सारा एक्सपेंस आउट कर देना मुनासिब है? नहीं। अगर इससे फायदा बिजनेस ने अगले 5 साल उठाना है, 5 साल अगले इस दुकान के अंदर ग्राहक आके बैठा करेगा, सेल्स आपकी होंगी, इनकम्स आएंगी और ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा आपका एसेट उनकी इनकम अगले 5 साल की इनकम्स में, तो इस 2 लाख की कॉस्ट को भी 5 साल पे डिवाइड करके एक्सपेंस आउट करना चाहिए। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। और यही तो वो डेप्रिसिएशन थी जो आप पढ़ के आए हैं बचपन में, कि 2 लाख रुपए की कॉस्ट सारी की सारी एक्सपेंस आउट करने की बजाय आप उसको 5 साल पे मसलन बराबर भी कर सकते हैं। मेथड डिफरेंट है, फिलहाल मैं सादा बात कर रहा हूं। आप उस 2 लाख की कॉस्ट को डिवाइड बाय 5 करें तो 40 40 40 40 40 करके 5 साल में एक्सपेंस आउट करें, क्योंकि इस एसेट ने 5 साल तक आपकी इनकम्स में कंट्रीब्यूट करना है, आपके बिजनेस को फायदा देना है। बात समझ आई? तो ये तो आपने बचपन में पढ़ रखा है एसेट के बारे में। अब मैंने ना आपके लिए थोड़ी सी थ्योरी डाली जो किताब के अंदर होनी है, लेकिन अभी तो किताब को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, तो मुझे लग रहा है पहले 2 को हफ्ते हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। कोई नहीं, IAS 16 नोट्स के साथ कर लेंगे, फिर किताब आ जाएगी, हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एनीवेज सारे चेंजेस भी हैं और मैं अभी वापस भी अभी आया हूँ, तो कर लेंगे इंशाल्लाह, अपने काम नहीं करना इसका, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसे कहते हैं? दीज आर टेंजिबल आइटम्स, टेंजिबल हैं, ये टच कर सकते हैं आप इनको, दैट आर हेल्ड, एसी लगा हुआ है, जनरेटर रखा हुआ है, दैट आर हेल्ड फॉर यूज। आपने इनको किस लिए होल्ड किया हुआ है? अगर आपने एसी फॉर सेलिंग पर्पस रखा हुआ है, अभी किसने सवाल, अच्छा नहीं वो FAR 2 में सवाल किया था CR में एक बच्चे ने, और उधर करेंसी फॉरेन करेंसी चल रहा था ना वहां पे, वो और सवाल था। मेरा सवाल आपसे, अगर आपने एसी अपने शोरूम में रखे हुए हैं फॉर सेलिंग पर्पस, बेचने के लिए, तो ये क्या आपकी? तो इसीलिए तो PPE की डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोल दिया कि ये ऐसे टेंजिबल आइटम्स हैं जो आपने होल्ड किए हुए हैं, नॉट फॉर सेल बट फॉर यूज, बट फॉर यूज। बट फॉर यूज, ठीक है। अब यूज कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से यूजेज हैं जी? मसलन मेरे पास कई सारे एसेट्स हो सकते हैं। जैसे मैं अपनी फैक्ट्री के, हमने एक फैक्ट्री लगा ली, ठीक है, एक हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर एक प्लांट एंड मशीनरी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। वो प्लांट एंड मशीनरी हमने किस लिए होल्ड किया हुआ है? फॉर यूज, फॉर यूज। अब उसका यूज क्या है? उससे हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करके उनको बेचेंगे, सही है। अच्छा, हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही कुछ डिलीवरी व्हीकल्स भी रखे हुए हैं, जो चीजें बन जाती हैं कस्टमर को वो पहुंचाते हैं, डिलीवर कराते हैं। कुछ शेड डाले रखे हुए हैं, कुछ कैरी डब्बे रखे हैं, कुछ रिक्शे वगैरह लोडर रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ डिलीवरी व्हीकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये डिलीवरी व्हीकल्स भी तो एसेट है, ठीक है। इनको हमने क्यों होल्ड किया है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। आपने कोई एसेट होल्ड किया हुआ डिलीवर करने के लिए, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स डिलीवर करने के लिए, सर्विसेज डिलीवर करने के लिए आपने कोई एसेट होल्ड किया हुआ है, तो ये क्या है? आपका PPE। और एक और यूज भी हो सकता है, मसलन मैंने जनरेटर जो है वो 5 जनरेटर हमने बाहर से इंपोर्ट करवा के अपनी दुकान पे रखे हुए हैं। उनका इस्तेमाल क्या है? अभी भाई की शादी होनी है ना, तो इसने 5 दिन के लिए किराए पे ले जाना है जनरेटर। बिजली तो आती होती कोई नहीं, उन्होंने कहा यार मेहमाना ने गर्मी बड़ी है, मैनू गाला कड़ी ने एड्डी गर्मी की शादी रख ली, जनरेटर मैं ले जाता हूँ। 5 दिन के लिए ये किराए पे ले गया। वो 10 दिन के लिए वो टूर्नामेंट करा रहा है, वो हजरत वो टूर्नामेंट करा रहा है, फ्लड लाइट टूर्नामेंट करवा रहा है, ठीक है। वो 10 दिन के लिए वो किराए पे ले गया। इसी तरह से किसी दफ्तर के अंदर उनका जनरेटर खराब हो गया 1 महीने के लिए, वो किराए पे ले गए। तो मैंने ये टेंजिबल आइटम किस लिए होल्ड किया हुआ है? क्या फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है? किस लिए है? रेंटल टू अदर्स। तो ये भी क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड
एक स्टैंडर्ड हमने पढ़ना है, स्टैंडर्ड का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वहां पे जाके आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने कोई लैंड या बिल्डिंग यानी प्रॉपर्टी रेंटल के लिए रखी हुई है तो वो पीपीई नहीं है, उसका अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। लैंड या बिल्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या रेंटल के लिए रखी हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, IS 40 उस पर लगता है, उसके रूल्स अलग हैं। यहां पर मैं टेंजेबल मूवेबल आइटम्स की बात कर रहा हूं कि अगर वो आपने रेंटल पे रखने के लिए रेंट पे देने के लिए रखे हुए हैं, ठीक है, ओके। चलें तो पढ़ें अब। PPE आर टेंजेबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फॉर रेंटल टू अदर्स, या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज। ये एसी लगाया हुआ है हमने अपने हेड ऑफिस के अंदर। हेड ऑफिस में डायरेक्टर साहब बैठे हैं, साथ वाले कमरे में आप सीए साहब बैठे हैं, उसके साथ वाले कमरे में एडमिन मैनेजर साहब बैठे हैं, उसके साथ वाले कमरे में HR मैनेजर, उनके एसी लगे हुए हैं। अब ये एसी किस लिए लगाए हुए हैं इन्होंने? क्या इससे प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज हो रही हैं? क्या ये रेंटल टू अदर्स हैं? ये किस लिए हैं? ये 3 यूजेस हैं, ठीक है। ये 3 यूजेस में से कोई भी यूज अगर हो रहा है आपके टेंजेबल आइटम का तो ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाएगा। और इनको होल्ड करने के मकासद ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही एक और चीज भी है। वो चीज क्या है कि ये जो आपने होल्ड किया हुआ इनको, कि आप इनसे प्रोडक्शन सप्लाई कर सकें या रेंटल टू अदर। देखें ना, प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज करेंगे तो इससे रेवेन्यू आएगा, रेंटल टू अदर्स रेंट पे देंगे तो रेंटल इनकम आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज करेंगे तो ये भी बिजनेस को सपोर्ट मिल रही है। तो ये जो भी आपके यूजेस हैं, एक्सपेक्टेड क्या है कि ये एक्सपेक्टेशन है कि ये यूज होगा ये आइटम फॉर मोर देन 1 पीरियड, तो तभी तो ये पीपीई अगर 1 से कम साल के अंदर यूज हो जाए तो वो तो एक्सपेंस आउट ही हो जाता है, तो एसिड बनता ही नहीं, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास, ठीक है। अब इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश पीपीई फ्रॉम इंटेंजिबल्स, इंशाल्लाह IS 38 में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री से अलग करना भी जरूरी है। ये पढ़ चुके हैं आप, मैंने नहीं पढ़ाना, लेकिन आपको पता ही है कि अगर आपने कोई एसेट फॉर सेलिंग पर्पस रखा हुआ है, ये तो मैंने चूंकि पढ़ाना है ना स्टैंडर्ड, इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पूरा स्टैंडर्ड ही पढ़ना है। इन्वेंट्री चूंकि पढ़ाना नहीं है, बस ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा बहुत जितना ज़रूरत होगा, एडजस्टमेंट्स वगैरह कहीं आएंगी तो बता दूंगा, पीरियोडिक पर पैचुअल कुछ समझाना होता है तो जाहिर है सिलेबस की चीज़ ही पढ़ते हैं ना हम, लेकिन एडजस्टमेंट्स होंगी बहुत, फाइनल अकाउंट्स के अंदर इसकी एडजस्टमेंट होती है इन्वेंट्री की। बहरहाल इन्वेंट्री अगर आपने रखी हुई है तो क्या उसको डेप्रीशिएट करोगे आप? नहीं, वो पीपीई नहीं है। IS 2 कहता है कि उसको एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV रखो, अलग रखो इससे, ठीक है। तो बहरहाल इसको आपने रीड करना है, कहाँ तक रीड करके आना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको मैं कहूँ FR लेवल की है, ठीक है। ये दोनों सफ़े आपने मुकम्मल रीड करने हैं और मुझसे कल सवाल पूछने हैं, ऐसे सवाल पूछने हैं कि मुझे आपने जो है ना वो जेर करना है, बस कोशिश ये करनी है कि ऐसे सवाल पूछेंगे इसको उड़ा के रख देंगे। ये तो पढ़ के आएंगे हम सारा इंशाल्लाह, इसमें सवाल निकाल कर आएंगे मुख्तलिफ, करोगे ना इंशाल्लाह कोशिश, ठीक है। बाकी फिर एक मिनट ओ भाई ओ बाजी ओ बहन भरावो गल सुनो मेरी, ओ हाइब्रिड वालों तुसी भी मेरे स्टूडेंट ही हो ना। इधर देखो जी, देखें जी, अब ये सिंपल स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस आपने जो किया हुआ है काम, ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छा देखें, वो सवाल लाजमी करना है आपने जो लैरी वाला है। क्वेश्चन 2 आपका ऑप्शनल है, दिल करे तो कर लें, टाइम हो तो, नहीं तो ना करें। अगर ये कर लें तो नहीं, चलो बड़े ही काम चोर हो वैसे, मैंने अंदाजा लगा लिया आप लोग, ठीक है, मेरे तो भी आगे निकल गए हो। तो ये 2 सफ़े अच्छे से रीड करके आने हैं। अभी IS 16 कल से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।